हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आज हम डील करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, जो कि फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फॉलोइंग फीचर्स जैसे कि our courses, test series, study material, free classes, free quizzes, ICR e-notes, syllabus for every upcoming examinations, new updates, previous year question paper, YouTube classes and notes. इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए सो दैट यू कैन बूस्ट अप योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, आपने अगर हमारे चैनल को YouTube पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहे फॉर द अपकमिंग क्लासेस। अगर आप FCI AG3 टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल ने लॉन्च किया है एक कोर्स जो कि प्रोवाइड करता है कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2, printable ebook, one question bank, full length test series, YouTube classes and class notes, quality content for the examinations। इतने सारे फीचर्स आपको ओनली 1500 की कॉस्ट में पड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी लाइट कॉस्ट। अगर आप कंपेयर करेंगे ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपको इतने सारे अच्छे फीचर्स जो कि आपको आपकी जॉब जो है वह एश्योर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू इनरोल इन आवर कोर्स, और इस कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड फॉर फर्दर डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। सो वील स्टार्ट द क्लास नाउ। The first question is, which phytohormone is used for the development of synthetic seed? अब पहले तो इस सिंथेटिक सीड होता क्या है हमें ये पता करना होगा। सिंथेटिक सीड होता क्या है? फाइटोहार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स। ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो हमें सिंथेटिक सीड बनाने में हेल्प करता है। तो सिंथेटिक सीड वो होता है जिसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, जो कि फर्दर डेवलप हो सकता है एक नए प्लांटलेट के अंदर। वो उस प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई एम्ब्रायो हो सकता है, कोई वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है, जिसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी एक डोर्मेंट स्टेज में उसको डालते हैं और सो दैट उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ प्लांटलेट। So the answer will be abscisic acid. As you know, the abscisic acid is the stress hormone present in the plant cell. ऑक्सिन हमारा किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ऑक्सिन जो है वो हमारा हेल्प करता है एपिकल डोमिनेंस में, यानी कि जो टिप ऑफ द चीज़ होता है सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन में हमारा ऑक्सिन हेल्प करता है। ठीक है। और नेक्स्ट इज जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड इज एन एंटी डोर्मेंसी हार्मोन जो कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई से हमें मिला था। तो एब्सिसिक एसिड इज द स्ट्रेस हार्मोन एंड इथाइलिन इज अ वोलाटाइल गैस जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द ओल्ड लीव्स। हम पुराने लीव्स में इसको हम अगर देखते हैं तो पुराने लीव्स में ये हमें मिल जाएगा। So next question is, during stress which of the following phytohormone is accumulated? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि which is the stress hormone of the following phytohormones is accumulated? तो आप देखिए इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA इज एब्सिसिक एसिड जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जो एक प्लांट सेल में रिलीज होता है। So here plant cell or the tissues has the ability to develop into a complete plant. This property of plant is known as, यानी कि प्लांट का कोई ऐसा पार्ट या टिश्यू या सेल जो कि पूरे के पूरे एक प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर हम एक प्लांट कोई एक हिस्सा ले लेते हैं वो अपने पूरे प्लांट में तब्दील हो सकता है, वैसे उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटी मीन्स टोटल एंड पोटेंशियल, यानी कि टोटल पोटेंशियल है एक छोटे से पार्ट का। अगर हम एक लीफ लेते हैं उस लीफ से वो पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लांट।
जहाँ पे एक छोटा प्लांट अपने आप को एक फुल प्लांटलेट या फिर पूरे प्लांट में अपने आप को ग्रो करा सकता है। द बॉन्ड between the sugar and the nitrogenous bases in case of DNA is known as। अब अगर हम DNA का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे DNA का, तो उसमें जो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, यानी कि आप देखेंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, DNA का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है ये नाइट्रोजनस बेस होता है, यहाँ पे हमारे जो ये शुगर्स प्रेजेंट हो, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या है आपके, AGT है, ठीक है। AGT जो हमारे बेसेस होता है, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना रहा होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, तो वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब H बॉन्ड कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि दो जो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच का जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो होता है कि जो दोनों हेलिक्स है, इन दोनों हेलिक्स को एक साथ जोड़ के रखने का काम कौन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड काम करता है, इस दोनों को जोड़ के रखने का काम, ठीक है। नाउ in what protocol bacteria with engineered ability to detoxify pollutants are intentionally released in an area, यानी कि ये बताइए वो प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें कि एक बैक्टीरिया को हम इंजीनियर करते हैं, किस तरह उसको हम मॉडिफाई करते हैं, किसके लिए, एक एरिया के पॉल्यूटेंट्स को क्या बोलते हैं, कम करने के, डिटॉक्सिफाई करने का मतलब उसको कम करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए हम किसी बैक्टीरिया को इंजीनियर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोरेमिडेशन, यानी कि बायोरेमिडेशन का जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू ही हम एक बैक्टीरिया को इंजीनियर करते हैं सो दैट वो डिटॉक्सिफाई कर सके एक पॉल्यूटेंट्स को, अगर वो किसी भी एरिया में रिलीज कर दिया जाता है, ओके। द रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कन्वर्टेड इनटू ड्रग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस कॉल्ड, यानी कि अगर कोई भी रूट, प्लांट का रूट होता है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ड्रग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइजोसिक्रीशन। राइजो का मतलब होता है रूट्स एंड सिक्रीशन, यानी कि रूट्स के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या उसके अंदर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि आपको हेल्प कर रही होगी कि ड्रग प्रोड्यूस करने में, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइजोसिक्रीशन कहते हैं। नाउ हियर इज द टर्म सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? Germ-line cells developing into embryo, non-germ-line cells developing into embryos, embryos developing into zygote, embryonic tissues becoming somatic। यानी कि अब ये बताइए कि जो जर्म लाइन सेल्स है वो तो एम्ब्रॉयो में डेवलप होगा, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अगर एक नया टर्म इंस्टॉल किया गया या फिर एक नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करी गई है तो उसके पीछे का कोई कारण होगा, जैसे कि जो नॉन जर्म सेल्स होते हैं वो भी डेवलप कर जाएं एम्ब्रायो के अंदर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं प्लांट के अंदर, जो जर्म सेल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि एम्ब्रायो बनाते हैं, उसके अलावा भी नॉन जर्म सेल्स लाइन से भी जब हम कोई भी एम्ब्रायो जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस। सोमैटिक का मतलब होता है कि विच इज़ नॉट जेनेटिक, जेनेटिक अलग होता है, सोमैटिक इज द अदर थिंग। सोमैटिक सेल्स जो हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, जो अदर सेल्स होते हैं अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, दोज आर कॉल्ड द सोमैटिक सेल्स। इसीलिए वो नॉन जर्म लाइन सेल्स होंगे, वो नॉन जर्म लाइन सेल्स होंगे जो कि आपको हेल्प कर रहे होंगे किसमें, एम्ब्रायो जनरेशन में। सो दैट इज कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। सो हियर इज द कोर्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। अगर आप FCI AG2 और AG3 यानी कि बोथ मैनेजरियल पोस्ट एंड AG3 पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो वी हैव द कंबाइंड कोर्स, यानी कि दोनों कोर्स का कॉम्बो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ 2400 रुपये में आपको ये दोनों कोर्स, आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस एंड नोट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है in 2400 rupees. So please do enroll in this course if you want to prepare for the
both AG2 and AG3 courses. So rest all the description about this आपको description box में यहाँ मिल जाएगा. This is the contact number, you can contact here for any further doubts. अगर आपको enroll करने में अगर कोई और आगे समस्या आती है तो आप यहाँ पे contact कर सकते हैं. Next question is, complete set of clonal DNA fragments of an organism is known as. यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट का जो एक कंप्लीट सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. यानी कि जब भी हम डीएनए में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होते हैं या फिर उसको तोड़ रहे होते हैं, उसमें कोई स्टडी कर रहे होते हैं, जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स, वेरियस फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहा होता है, तो जो उसका पूरा कंप्लीट सेट होता है, जो हर एक सेट में हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम लाइब्रेरी, उसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. लाइब्रेरी का मतलब ही होता है एक स्पेस जहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट मिल रहा हो, वेरियस टाइप ऑफ चीज़ें मिल रही हो स्टडी करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द जीनोमिक लाइब्रेरी. सी डीएनए लाइब्रेरी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी. एम आरएनए लाइब्रेरी यानी कि मैसेंजर आरएनए लाइब्रेरी. एंड रेस्ट द आंसर विल बी द जीनोमिक लाइब्रेरी, जिसमें एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट आपको अवेलेबल होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है? तो क्या एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एमआरएनए, और डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमआरएनए. तो क्या होता है कि जब मैसेंजर आरएनए से हमें डीएनए मिल रहा होता है ना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एंड व्हेन डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. प्रोटीन्स जब हम एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. सो द आंसर विल बी द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमआरएनए. दिस विल बी द राइट आंसर. कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब हमारा डीएनए एमआरएनए से सिंथेसाइज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए जब डीएनए से एमआरएनए हमें मिलेगा तो वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसक्रिप्शन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज अ स्टेबल मेकर फॉर. यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? सो सिलेक्शन ऑफ अ वेक्टर, selection of recombinant variant, selection of transformed cell, selection of resistant bacteria. यानी कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो अगर हमें चेक करना है कि कोई भी चीज़ में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है, तो वो हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो टेस्ट है वो हम किस में यूज़ कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे? वेक्टर में नहीं, उस रिकम्बिनेंट वेक्टर्स में सिलेक्शन. यहाँ पे जब हम वेक्टर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं देख रहे होंगे. एंड ट्रांसफॉर्म सेल इज द फाइनल प्रोडक्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी थिंग. यानी जब हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी सेल में चेंजेस ला रहे होते हैं, बिकॉज हमें कुछ अपना डिज़ायरेबल चीज़ चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो टेस्ट है उसमें अप्लाई करते हैं. किसमें? हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल में. यानी कि जो सेल हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अब उसमें हमें देखना है कि हमने सही वो सेल हमारा सही से ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं. फॉर दैट वील अप्लाई द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इन टिश्यू कल्चर डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय. तो यानी कि एक अगर हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो डिजीज रेजिस्टेंस, अगर हमें कोई भी प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोमा क्लोनल वेरिएशन, मेरिस्टेम कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या एंथर कल्चर. ये 4 चीज़ें दी हुई है आपके सामने. तो आंसर विल बी सोमा क्लोनल वेरिएशन. क्योंकि देखिए मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? मेरिस्टेम कल्चर इज सिंपली आपके पास एक प्लांट है, उसके अंदर आपको उसकी सेल इलोंगेशन करनी है या प्लांट हाइट बढ़ानी है, उसके लिए हम मेरिस्टेम कल्चर का यूज़ करते हैं. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहाँ यूज़ होता है? अभी मैंने आपको बताया था. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप किसी और प्लांट सेल को हम एम्ब्रायो में कन्वर्ट कर सके. तो ये तो वो प्रोसेस नहीं है. सोमैटिक हाइब्रिडेशन वो प्रोसेस होता है. एंथर कल्चर क्या होता है? एंथर कल्चर ये होता है कि जब हमारे पोलेंस इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके या पोलेंस बना सके, तो हम उस वक्त एंथर कल्चर करते हैं. तो द आंसर विल बी सोमा क्लोनल वेरिएशन. यानी कि अगर हमें किसी भी प्लांट के अंदर
हमें कोई डिजीज़ लग रही है और उस डिजीज़ को हमें चेंज करना है या फिर उसको रेजिस्टेंट बनाना है, हटाना है उस प्लांट से, तो हम उसमें करते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, अब बताइए बायोरिएक्टर्स कहाँ यूज होता है? प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ सेल कल्चर ऑन लार्ज स्केल, या ऑल ऑफ द एबव। अब बायोरिएक्टर्स क्या होता है? एक बहुत बड़ा यूनिट होता है बायोरिएक्टर का, जहाँ पे हम इथेनॉल का भी प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद एंजाइम्स भी बनाते हैं बड़े स्केल पे, सेल कल्चर भी करते हैं बड़े स्केल पे। तो ये सारे प्रोसेसेस हम बायोरिएक्टर में कर सकते हैं। बायोरिएक्टर्स वो जगह होती है जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी सेल्स को हम मॉडिफाई करके उसको बहुत ही डाइवर्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो द बायोरिएक्टर्स, जो बायोरिएक्टर्स है वो इन सारे प्रोसेसेस में आपको हेल्प करता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर, हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए। जब डीएनए हमारा जो बना रहा होता है, डीएनए जो स्फीयर बना रहा होता है, उस समय हमें हिस्टोन प्रोटीन्स मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? नो, दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसमें OH प्रेजेंट होता है, सो दैट इज वाई दे आर बेसिक इन नेचर। Which gene is used for development of salt tolerant crop? यानी कि अब हमें अगर कोई भी क्रॉप को सॉल्ट टॉलरेंट बनाना है, यानी कि बहुत सारे इंडिया में सॉइल्स है जो कि सलाइन सॉइल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो वाइटिश लेयर की आपको कुछ सॉइल्स दिख जाएंगी जो वाइटिश लेयर उसमें दिखाई देती है। तो उस टाइप के सॉइल में अगर आपको प्लांट ग्रो कराना है तो हम कौन से जीन का यूज़ करेंगे? LEA जीन्स, जीन इन्वॉल्व इन प्रोलाइन बायोसिंथेसिस, हीट शॉक प्रोटीन, ऑल ऑफ द एबव। सो यानी कि ये सारे प्रोसेसेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसमें? सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो करने के लिए। What strategy can be adopted to overcome the chances of resistant development in case of insects against transgenic crops? यानी कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं to overcome the chances of resistant development in case of insect against transgenic crop? यानी कि हम अगर एक प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट, यानी कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप हमने ग्रो करी है, उसको हमें इंसेक्ट के खिलाफ उसको ट्रांसजेनिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो ग्लोइंग ऑफ रेफ्यूजी क्रॉप, टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन, टेम्पोरल जीन एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द एबव, यानी कि हम इनमें से कोई भी एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमें पता है कि हमें इंसेक्ट से ही उस प्लांट को बचाना है तो हम कोई रेफ्यूजी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। रेफ्यूजी क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं? जिसमें वो प्लांट जाके सस्टेन कर जाए अदर देन हमारे क्रॉप, यानी कि जो मेन क्रॉप हमने उगाया है, अगर हम मस्टर्ड उगाए तो हम उसके साथ में कोई रेफ्यूजी क्रॉप उगा देंगे जिससे कि क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो उस पर जाके अटैक करे और हमारे प्लांट्स उस पर बच जाए, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन, या फिर हम लोग कुछ जीन्स उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट टॉलरेंट हो जाए, जैसे कि बीटी कॉटन आपको बताया होगा, बैसिलस thuringiensis, वो हमने बनाया ताकि हम जो हमारे जो गॉल्स वगैरह क्रिएट हो रहे थे उससे हम अपने प्लांट को बचा सकते थे। स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी जीन इन केस ऑफ प्लांट कैन बी डन बाय, यानी कि एक प्लांट में हमें अगर स्टेबल जीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि अगर हमें एक प्लांट में एक स्टेबल जीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको हमेशा के लिए स्टेबल बनाना है, तो हम इसमें से कौन सा वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे? क्या बायोलिस्टिक गन मेथड यूज़ करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करेंगे, या माइक्रो इंजेक्शन करेंगे? नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि
जब हम कोई भी प्लांट को हमें स्टेबली ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उसको आगे भी ग्रो कराना है इन अ वेरी लार्ज स्केल में अगर हमें कोई भी प्लांट को ग्रो कराना है, जैसे आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, तो ये सारे चीज़ों को जब हमें लार्ज स्केल में ग्रो कराना है तो एक उसमें स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। तो वो हम अचीव कर सकते हैं ओनली थ्रू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बीटी कॉटन जैसे होता है बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis कैसे मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशन जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर से हम क्राई एबी जीन्स हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, जो कि बाद में जब कोई भी इंसेक्ट उस पर फीड कर रहा होता है तो वो उसके स्टमक में जाके उस एक मीडियम मिलता है जिससे वो एक्टिव होता है और जो इंसेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेथड एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर है जो कि आपका वो जो रिक्वायर्ड जीन है या फिर रिक्वायर्ड फीचर है वो कैरी करता है एक प्लांट के अंदर। बायोलिस्टिक गन मेथड होता है कि एक इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसर्शन ऑफ अ जीन इनटू अ सेल। ये एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप कर सकते हैं, मतलब इट इज़ डन इनटू अ लाइब्रेरी, एक लेबोरेटरी में आप भी कर सकते हैं, नॉट इन अ वेरी लार्ज स्केल। So here I'll tell you about the FCI AG3 phase 1 and phase 2 classes। जैसे कि आपको पता है FCI AG3 की क्लासेस अभी हमारी चल रहे हैं phase 1 and phase 2 की, तो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस का बैच। ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में आपको मिलेगा, जनरल एंड डिपो में, टेक्निकल में एंड अकाउंटेंट में, दोनों में। बस टेक्निकल में और अकाउंटेंट में आपका कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे टेक्निकल में एग्रीकल्चर एंड अकाउंटेंसी में अकाउंट्स के सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होंगे, तो जनरल एंड डिपो के लिए आपको फुल कोर्स FCI AG3 के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, टेक्निकल के लिए आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड फेज़ 1 फॉर द अकाउंट कोर्स। ठीक है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिस कोर्स के कुछ फीचर्स आई विल टेल यू ऑल द फीचर्स, जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, e-book based on the syllabus, 10 full length test series। 10 full length test series are more than enough to analyze your preparation, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, रेगुलरली आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप अपना जो प्रिपरेशन है वो एनालाइज कर सकते हैं। सो एंड ऑल्सो द डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी कि इसमें आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। अगर एक टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको लगता है कि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो वो क्लासेस भी इसमें कंडक्ट करी जा रही हैं। This course you can purchase in just 2000 rupees and assure your seat in FCI AG3। We are providing you the best material ever। हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है the best material, सारे अच्छे फीचर्स और सारे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए जो कि स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो प्लीज़ डू इनरोल इन दिस course, and the details of this course are given in the description box, and also if you want तो आप इस नंबर पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक जो भी हमारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं वो सारे कोर्सेज का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पर्सनली भी क्लैरिफाई करे जाएंगे। एंड प्लीज़ इसमें इनरोल कर लीजिए सो दैट आपको अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि FCI में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है तो आपको इस बार तो चांस ज़रूरी मिस नहीं करना चाहिए। So thanks for watching Agriculture and GK. Like, subscribe and share, and also comment if you want to say something or if you want to have any doubt or anything, whatever you feel like you can comment. So thank you for the class. Hope you have a great day.